हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बुल ट्रैक। दोस्तों, बजट आ गया है और मार्केट ने बजट के लिए एक पॉजिटिव रिएक्शन दिया और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही हमें एक बड़ी रैली देखने को मिली। तो निफ्टी ने बजट डे के दिन करीब 603 पॉइंट्स की रैली दिखाई, वहीं बैंक निफ्टी ने करीब 2500 पॉइंट्स की रैली दिखाई। आज का भी अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो निफ्टी करीब 350 पॉइंट्स ऊपर है और बैंक निफ्टी भी करीब 1200 पॉइंट्स ऊपर है। तो अगर पिछले 2 दिन में अगर आप देखें तो निफ्टी ने करीब 1000 पॉइंट्स की रैली हमें दिखाई है और वहीं बैंक निफ्टी ने करीब 3000 पॉइंट्स की रैली हमें दिखाई है। तो आखिर बजट के बाद मार्केट ने इतनी लंबी छलांग क्यों लगाई, उसके जो बड़े मेन रीजंस हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, स्टेटस क्वो ऑन मार्केट टैक्सेस, यानी कि बाजार जो एंटिसिपेट कर रहा था कि कोई नया टैक्स लगाया जाएगा या टैक्स को बढ़ाया जाएगा स्टॉक मार्केट्स पे या उसके डिविडेंड पे, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। और बाजार ऐसा अनुमान इसलिए लगा रहा था क्योंकि जो सरकार का घाटा है यानी कि फिस्कल डेफिसिट वो लगातार बढ़ता जा रहा था और 3.5 से बढ़कर वो करीब 9% हो गया। तो इतने बड़े घाटे का अनुमान बाजार को था और बाजार ये उम्मीद लगा रहा था कि इसको पूरा करने के लिए कुछ बड़े टैक्सेस लगाए जाएंगे। तो इस तरीके की सिचुएशन में नो बैड न्यूज इज अ गुड न्यूज, तो मार्केट के लिए ये एक पॉजिटिव सरप्राइज था। दूसरा जो मेन रीजन है कि एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को डिविडेंड टैक्सेशन में कुछ रियायत दी गई है, उनके टैक्सेस को रैशनलाइज किया गया है जिसकी वजह से उनको फायदा पहुंचेगा। तो दोस्तों देखिए, एफपीआईज के टैक्स तो कम कर दिए लेकिन आपके टैक्स बढ़ा दिए। आपके ऊपर 2 नए टैक्सेस लगाए गए हैं, एक ईपीएफ पे और एक यूलिप पे। तो ईपीएफ में ये क्लॉज रखा गया है कि अगर आपका जो ईयरली कंट्रीब्यूशन है वो 2.5 लाख से ऊपर है तो उसके जो ऊपर की रकम होगी उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। दूसरी चीज कि जो यूलिप है उस पे भी टैक्स लगा दिया गया है और उसकी लिमिट है 2.5 लाख, तो उसके ऊपर का जो अमाउंट होगा उस पर आपको 10% कैपिटल गेन टैक्स। दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं कि मैं कोई टैक्स का एक्सपर्ट नहीं हूं, तो इस जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं उसे आप अपने टैक्स कंसल्टेंट से जरूर वेरीफाई कर लें। तो दोस्तों एक जमाने में रॉबिनहुड हुआ करता था, वो अमीरों से पैसे लेकर गरीबों को दिया करता था। तो ये किस तरीके की रॉबिनहुड गिरी है ये मेरी समझ से तो बाहर है। तीसरा जो रीजन है डाइवेस्टमेंट या प्राइवेटाइजेशन। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि सरकार का घाटा बढ़ रहा है, सरकार को पैसे चाहिए उस घाटे की भरपाई के लिए। सरकार ने नए टैक्सेस, मेजर टैक्सेस तो नहीं लगाए, तो सरकार के पास पैसा कहां से आएगा, ये जानने के लिए आप इस क्लिप को देखें। अरे मैनेजर जी, ये कैबिन किसकी है? ये आपके बड़े भाई साहब विकी ओबेरॉय की। विक्की ओबेरॉय की है। बेच मारो इस कैबिन को जी। और इसके पैसे जो है हमारे नए बैंक के नए अकाउंट में डाल दो। जी। ये कैबिन किसकी है? ये आपके दोनों चाचाओं की है। बेच मारो इसको जी। और इसके पैसे जो है आपके नए बैंक के नए अकाउंट में डाल दो। बहुत समझदार आदमी हो, ऐसे मैनेजर नहीं बन गए। थैंक यू। ये 2 कैबिन किसकी है? ये टॉयलेट्स है सर। बेच मारो इनको जी। लेकिन सर वो स्टाफ वो जाएंगे कहाँ? अरे क्या स्टाफ सुबह करके नहीं आते? हमारा ही ऑफिस गंदा करना है, उनको बोलो म्युनिसिपालिटी में जाए। राज साहब, गुजरात से फैक्स आया कि वहाँ एल्यूमिनियम की फैक्ट्री बंद हो गई, तो बेच मारो उसको और उसके पैसे आपके नए बैंक के नए अकाउंट में डाल दो। कितना समझदार। अरे राज बेटा तुम बेच मारो इनको। कौन? जी हां, बेच डालो, सब बेच डालो। तो दोस्तों इस बजट में ये अनाउंस किया है फाइनेंस मिनिस्टर ने कि गवर्नमेंट 1,75,000 करोड़ रुपीस जुटाएगी डाइवेस्टमेंट करके। दोस्तों ये डाइवेस्टमेंट या प्राइवेटाइजेशन सही है या गलत है, इस बारे में हर किसी की अपनी व्यू हो सकती है, मुझे उससे कोई समस्या नहीं है। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, इसी गवर्नमेंट के अंदर में इसरो है, एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट है, आर्मी है, ये इंस्टीट्यूशंस अच्छा कर रहे हैं और इसी गवर्नमेंट के अंदर में ये पीएसयूज हैं जिनको हम कहते हैं कि ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, घाटे में चल रहे हैं, इनको बेच दो। ऐसा क्यों? क्या हमने इनकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश की, उसको फिक्स करने की कोशिश की? मुझे नहीं पता। लेकिन दोस्तों ये बात मेरी समझ से तो बाहर है कि क्यों ये कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं। लेकिन दोस्तों हमें ये प्रश्न उठाना चाहिए कि इन पीएसयूज के खस्ता हालत के लिए कौन जिम्मेदार है?
तो मार्केट को ये जो कीवर्ड्स हैं प्राइवेटाइजेशन, डाइवेस्टमेंट, ये बहुत पसंद हैं। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि कोई कंपनी बंद हो जाए या कोई कंपनी बिक जाए, मार्केट को सिर्फ ROI से मतलब है। तो मार्केट खुश है इसकी वजह से और वो एक्साइटेड है, तो मार्केट ने भी इस खबर को पॉजिटिवली लिया है। चौथा जो कारण है बैंक बैड लोन मैनेजमेंट। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं आप कि बैंकों में NPA की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और खास करके PSU बैंक्स में काफी ज्यादा NPA की प्रॉब्लम है और वो 15-17% के आसपास चल रहा है, जो कि एक ऑफिशियल फिगर है। तो इस बजट में एक अनाउंसमेंट हुआ है कि गवर्नमेंट एक ARC यानी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाएगी, जो प्रॉब्लम है बैंकों के NPA की या जो डिस्ट्रेस्ड एसेट्स हैं उनको मैनेज करेगी और उनको फिक्स करेगी। तो ये जो सारा खेल होता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन का, वो क्या होता है मैं उसको आपको समझाता हूं। सबसे पहले कोई एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, वो बैंक से लोन लेता है अपने कंपनी के लिए। इसके बाद वो उस पैसे को साइफन ऑफ करता है और कंपनी को डुबा देता है, कंपनी बंदी के कगार पर पहुंच जाती है। फिर वो बैंक के पास जाके बोलता है, जी मुझे बिजनेस में लॉस हो गया, सॉरी मैं आपका लोन चुका नहीं सकता हूं। इसके बाद उसको एज ए डिस्ट्रेस्ड एसेट घोषित कर दिया जाता है और फिर वो जो है बैंक्रप्सी कोर्ट्स में जाता है। बैंक्रप्सी कोर्ट में उस एसेट्स को कौड़ियों के भाव किसी और बिजनेसमैन हाउस को या बिजनेसमैन को बेचा जाता है। वो उस एसेट को खरीदने के लिए फिर किसी और बैंक से या उसी बैंक से लोन लेता है। तो इस तरीके से पब्लिक के पैसे की लूट होती है और उसका बंदरबाट होता है। तो ARC क्रिएट करके इसको और ज्यादा फॉर्मलाइज और सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। तो एक अनुमान के हिसाब से जो इस वक्त पब्लिक सेक्टर बैंक का जो ग्रॉस NPA है वो करीब 6.5 लाख करोड़ से 7 लाख करोड़ के आसपास का चल रहा है। तो मार्केट को ये खबर अच्छी इसलिए लगी है कि उसे लगता है कि बैंकों का NPA अगर कम होगा या मैनेज हो जाएगा तो वो बैंकों के शेयर को ज्यादा वैल्यूएशन देने को तैयार है, उनकी री रेटिंग करने के लिए तैयार है। पांचवी जो चीज है FDI इन इंश्योरेंस सेक्टर। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बोला है कि इंश्योरेंस कंपनी में 70% तक का जो है FDI की लिमिट बढ़ा दी गई है। इसका मतलब है कि और ज्यादा पैसा इंश्योरेंस सेक्टर में आएगा। हालांकि इसका जो फायदा है वो बड़े इंश्योरेंस कंपनीज को नहीं मिलेगा, जो छोटे और मिड साइज इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको मिलेगा। और छठवां जो रीजन है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है और फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि 1,17,000 करोड़ रुपीस इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किया जाएगा और करीब 18,000 करोड़ रुपीस जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को एनहांस करने के लिए किया जाएगा। तो ये जो 1,18,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट का प्लान है इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो एक साल का नहीं है, वो मल्टी ईयर का प्रोग्राम है। तो इसकी वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनीज हैं जैसे L&T हो गया, सीमेंट हो गया, इस तरीके की कंपनीज को फायदा मिलेगा और उनके स्टॉक्स भी काफी ज्यादा भाग रहे हैं। तो इन कारणों से बजट के बाद हमें मार्केट में अच्छी रैली देखने को मिली। आइए अब थोड़ा और मार्केट के इंटरनल्स को देखते हैं कि बाजार में क्या हुआ। तो अगर आप बजट डे के जो है टॉप गेनर्स को देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें ज्यादातर जो है बैंक और फाइनेंस सेक्टर की कंपनीज हैं और सीमेंट और इंफ्रा की भी कुछ कंपनीज उसमें हमें दिख रही है। तो ये जो रैली है हमें ऐसा लग रहा है कि ये ब्रॉड बेस्ड नहीं है। तो ये जो रैली हो रही है वो मोस्टली बैंक और फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक्स की वजह से हो रही है। और अगर आप निफ्टी को देखें तो निफ्टी में भी जो करीब 50 में से 10-12 स्टॉक्स जो हैं बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के हैं। और यही रीजन है कि आप देखिए बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। तो इस बजट का जो एक नेगेटिव पॉइंट है कि कंजम्पशन बढ़ाने का या जॉब्स बढ़ाने का कोई इसमें पॉइंट्स हमको नहीं दिख रहा है। और अब देखिए FMCG सेक्टर में इस बजट के बाद कोई खास मूवमेंट नहीं हो रही है, क्योंकि FMCG जो स्टॉक्स होते हैं वो कंजम्पशन से रिलेटेड होते हैं। तो हमें ये बता रहा है कि मार्केट मोस्टली जो है बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक्स की वजह से इतने तेजी से दौड़ रहा है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि क्या ये रैली कंटिन्यू करेगी। देखिए दोस्तों, मेरा जो अनुमान है कि बजट का जो इंपैक्ट है वो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा और इसके बाद वही फैक्टर्स प्ले आउट करेंगे जो आज से 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले मार्केट में प्ले आउट कर रहे थे। तो हमें यही देखना है कि आने वाले दिनों में क्या FIIs
अपनी बाइंग को बढ़ाते हैं या वापस से वो सेलिंग मोड में आ जाते हैं। यही बाजार के डायरेक्शन को डिसाइड करेगा। बजट वाले दिन FIIs ने खरीदा था, करीब 1500 करोड़ की बाइंग की थी। आज का डेटा अभी नहीं आया है, तो हमें फिलहाल अगले 7 डेज तक देखना है कि FIIs वापस से बाइंग पे आते हैं या वापस से सेलिंग पे आते हैं। अगर बाइंग पे आएंगे तो ये एक इंडिकेशन होगा कि आने वाले कुछ दिनों तक हमें ये रैली देखने को मिलेगी। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इस बजट को मैं क्या रेट करूंगा, तो मैं इसे एवरेज रेटिंग दूंगा। गुड मैं इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि जॉब क्रिएशन और कंजम्पशन बढ़ाने के लिए इस बजट में मुझे कुछ खास नहीं दिख रहा है। और बैड मैं इसको इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरी भी उम्मीद थी कि कुछ टैक्सेस को बढ़ाए जाएंगे और फाइनेंस मिनिस्टर ने टैक्सेस को नहीं बढ़ाकर एक अच्छा काम किया। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने PSU स्टॉक्स के बारे में बात किया था और मैंने आपको इंडिकेट किया था कि इस बजट में PSU डाइवेस्टमेंट के बारे में कुछ अनाउंसमेंट्स हो सकती हैं। तो अगर आप PSU में प्ले करना चाहते हैं, उसमें कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए एक फ्रेश स्टॉक लेकर आया हूं। दोस्तों, अगर आपको याद होगा कि मैंने पहले आपको 2 PSU के स्टॉक्स रिकमेंड किए थे, ONGC और भेल। ONGC का हमने एग्जिट दे दिया, उसमें हमने प्रॉफिट बुक का आपको बोल दिया था, और भेल अभी भी हमारे होल्ड लिस्ट में है। तो अगर आप एक और स्टॉक मुझसे पूछेंगे कि PSU सेक्टर में मुझे कौन सा पसंद है, अच्छा लगता है, तो वो है कोचिन शिपयार्ड। दोस्तों, ये इंडिया की टॉप शिपयार्ड कंपनी है। इनके ऑर्डर बुक्स काफी अच्छे हैं, रिजर्व्स भी अच्छे हैं, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। इट इज नॉट अ सिक यूनिट। तो आप चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस वक्त जो इसका प्राइस है करीब 360 रुपीज के आसपास चल रहा है। करंट लेवल पर आप ले सकते हैं और उसे कुछ पैसे को आप रिजर्व में रखें और उसे आप करीब 300 लेवल्स पे खरीदें जब भी कहीं बाजार में गिरावट देखने को मिले। तो पहला लॉट अभी खरीद लीजिए और दूसरा लॉट 300 के आसपास खरीद लीजिए। दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक चीज वार्न कर दूं कि ये एक लो बीटा स्टॉक है, तो इसमें आपको उस तरीके की मूवमेंट नहीं मिलेगी जहां पर ये सर्किट लगा रहा है या 5% 10% हर दिन भाग रहा है। ये बहुत धीरे धीरे चलेगा। तो अगर आपको पेशेंस हो, आप इसे लंबे समय तक होल्ड करने को तैयार हो, तभी आप इस स्टॉक पे इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहां पे खत्म कर रहा हूं। आपने भी बजट को फॉलो किया होगा। आप भी जरूर मुझसे शेयर करें कि आपको कौन सी वो चीजें हैं जो बजट में पसंद आई और कौन सी चीजें पसंद नहीं आई। और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो।